NCERT क्वेश्चन हमें क्या बोलता है बच्चे, वी हैव टू सिमिलर चार्ज बॉडी, वी हैव टू सिमिलर चार्ज बॉडी। मेरे पास यहाँ पर दो सिमिलर चार्ज बॉडीज है, वी हैव द टू सिमिलर चार्ज बॉडीज। मेरे पास यहाँ पर दो सिमिलर चार्ज बॉडीज है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस आर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरे पास स्मॉल आर के बराबर है। दे एक्सर्ट, ये एक्सर्ट करते हैं बच्चे, दे एक्सर्ट फोर्स ऑफ एफ न्यूटन, द फोर्स ऑफ कैपिटल एफ न्यूटन ऑन ईच अदर, फोर्स ऑफ कैपिटल एफ न्यूटन ऑन ईच अदर, ऑन आपके पास ईच अदर। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन अब शुरू होता है बच्चे। अ थर्ड, मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है, अ थर्ड, मेरे पास एक तीसरा बच्चे न्यूट्रल बॉडी, ए थर्ड न्यूट्रल बॉडी फर्स्ट टचेस, ये सबसे पहले टच करती है वन ऑफ द बॉडी, फर्स्ट टचेस वन बॉडी, ये एक बॉडी को टच करती है बच्चे, एंड देन टचेस अनदर बॉडी, और फिर ये टच करती है अनदर बॉडी को, दूसरी बॉडी को, एंड देन टचेस अनदर बॉडी बिफोर लीविंग दिस सिस्टम। और इसका मतलब ये तीसरी बॉडी इन दोनों बॉडीज को टच करके लीव कर जाती है बच्चा हमारे पास किसको, सिस्टम को, बिफोर लीविंग द सिस्टम। कैलकुलेट न्यू फोर्स बिटवीन द, calculate new force between the charges, calculate new force between the charges, new force between the charges। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो स्कूल का टीचर बहुत अच्छे से यूज करता है ताकि वो ये देख सके कि आपको कितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। दो सिमिलर चार्ज बॉडीज है, डिस्टेंस आर है, उन दोनों में से हम एक बॉडी को क्या करते हैं बच्चे, एक बॉडी को बाहर से लेके आते हैं, वो टच करती है, फिर हम क्या करते हैं, इस बॉडी को जो तीसरी बॉडी है उठाकर हम दूसरी बॉडी के पास लेके जाते हैं, फिर वो बॉडी टच करती है और फाइनली वो सिस्टम से दूर चली जाती है। और मुझे यहाँ पर बताना है कि अब इन दो चार्जेस के बीच की फोर्स क्या। देखें सिचुएशन क्या, सिचुएशन हमारे पास ये है कि ये मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज बॉडी आ जाती है, ये भी मेरे पास एक चार्ज बॉडी है, ठीक, ये मेरी बात को समझना ध्यान से। और इन दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है, तो हमारे पास इन दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस मेरे पास किसके बराबर है, स्मॉल आर। तो क्यू आपके पास इस पे चार्ज है, क्यू भी इस पे चार्ज है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरे पास किसके बराबर है, स्मॉल आर। इनके बीच की फोर्स क्या हो जाएगी, तो इनके बीच की फोर्स हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मेरे पास क्यू स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये मेरे पास आगे इक्वेशन नंबर, ये मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है, काम खत्म हुआ। लेकिन अब कहानी का दूसरा फेज शुरू होता है। मैं यहाँ पर एक तीसरी अनचार्ज बॉडी लेके आता हूँ, सपोज कि इस बॉडी को मैं ए का नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ, और तीसरी अनचार्ज बॉडी क्या करती है, ध्यान से समझना, कैलकुलेशन बाद में करेंगे। ये जो तीसरी अनचार्ज बॉडी है, ये सी बॉडी का नाम दे देते हैं। ये अनचार्ज बॉडी पहले किसको टच करती है बच्चे आपके पास, ये सबसे पहले ए को टच करती है। अगर इस ए के पास क्यू चार्ज है तो इसके पास 0 का चार्ज है, बी पे कितने का चार्ज है, मेरे पास क्यू का चार्ज है, और इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस स्मॉल आर के बराबर है, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस स्मॉल आर के बराबर है। तो ये सी बॉडी सबसे पहले ए को टच करती है, तो बताओ इससे क्या होगा। तो अब बताओ बच्चे कि जैसे ये टच करेगी ए आपके पास एंड सी टचेज ईच अदर, ये एक दूसरे को टच करती है, तो बताओ ऐसा करने से क्या होगा, एक दूसरे से टच करने के बाद हमारे पास होगा ये बच्चे कि मेरे पास इन दोनों का जो चार्ज है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ए पे चार्ज क्या रह जाएगा, तो क्यू
प्लस ऑफ 0 डिवाइड बाई 2। तो मुझे बताओ कि मैंने 0 क्यों लिखा, क्योंकि सी बॉडी जो थी वो न्यूट्रल थी, जो टच कर रही थी। तो इसका मतलब अब ए पे कितना चार्ज आ जाएगा, क्यू बाई 2। कोई बच्चा बता सकता है कि अब सी पे कितना चार्ज आ जाएगा, शाबाश। तो इसके पास भी क्यू बाई 2 का चार्ज आ जाएगा। तो ये सी बॉडी अब मेरे पास क्यू बाई 2 का चार्ज ले चुकी है। ए के पास कितने का चार्ज रह गया, तो आप बोलोगे अब ए के पास क्यू बाई 2 का चार्ज रह गया ए के ऊपर। फिर आप बोलोगे कि बी पे कितने का चार्ज है अभी भी, तो बी पे तो अभी टचिंग होनी बाकी है, इस पे अभी भी क्यू का चार्ज है। अब सी बॉडी जब यहां पर इसको टच करेगी तो बताओ क्या इसके पास अब 0 का चार्ज है, आंसर है नहीं। अब बताओ इस सी पे कितने का चार्ज है, जी शाबाश। तो आप बोलोगे इस पे कितने का चार्ज है, क्यू बाई 2। और इस वजह से, क्योंकि अब ये मेरे पास यहाँ पर सी आ गया, अब इस वजह से हमारे पास बताओ कि अब क्यू बी पे फाइनल चार्ज कितना रह जाएगा, तो बता सकता है कोई बच्चा, तो क्यू प्लस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ काके तो कितना आ जाता है, जल्दी बोलो, 3 क्यू बाई 4। यानी कि जब ये सी बॉडी अब दोबारा से जाकर बी को टच करेगी तो इस पे कितने का चार्ज हो जाएगा, तो इस पे चार्ज रह जाएगा आपके पास क्यू बाई 4 का, और फिर ये सिस्टम को लीव कर जाएगी। अब बताओ फाइनली ए पे कितना चार्ज रह गया, जल्दी बता दो, ए पे कितना चार्ज रह गया, शाबाश बता दो। तो ए पे मेरे पास चार्ज रह जाएगा क्यू बाई 2 का। अब बताओ क्या बी पे क्यू का चार्ज रह गया, नहीं। अब बी पे नया चार्ज कितने का आ जाएगा, शाबाश बोलो, तो 3 क्यू बाई 4 का, ये बी पे नया चार्ज आ गया। और फिर हमने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी भी आर रखा है। तो कोई बच्चा बता सकता है कि नई फोर्स किसके बराबर है, तो आपके नई फोर्स किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज है क्यू बाई 2, दूसरा चार्ज है 3 क्यू बाई 4, और इनके बीच का डिस्टेंस किसके बराबर है, आर स्क्वायर। तो जल्दी बता दो हमारे पास इसका आंसर कितने के बराबर आ जाएगा, बोलो शाबाश। तो 3 क्यू स्क्वायर अपॉन आपके पास कितना आ जाएगा, 8 इंटू 8 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 इंटू आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का होल। ये मेरे पास नई फोर्स है। पुरानी फोर्स कितने के बराबर है जरा देखो, पुरानी फोर्स कितने के बराबर है जरा देखो, मेरी पुरानी फोर्स कितने के बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। मेरी नई फोर्स कितने के बराबर है, 3/8 टाइम्स क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो बताओ क्या चीज पता लग रही है, बता सकते हो आप मुझे क्या चीज पता लग रही है, जी बोलो। तो बताओ इसके अंदर से क्या चीज पता लग रही है, ये पता लग रहा है क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो बताओ नई फोर्स पुरानी फोर्स के कितने टाइम्स होगी बच्चे, 3/8 टाइम्स ऑफ द ओल्ड फोर्स। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, जी बिल्कुल। हम कई बार बच्चे को बोलते हैं ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, बच्चा नहीं मानता, बच्चा बोलता है नहीं सर ये क्वेश्चन तो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का होगा, हम बोलते हैं नहीं ये एनसीईआरटी का। अब कई बच्चे इसको स्कूल में कर चुके होते हैं और कई बच्चों को नहीं करवाया जाता, और ये एनसीईआरटी के हमारे पास अनसॉल्व्ड है। अब आपको स्कूल में नहीं करवाया गया तो मैंने करवा दिया, और मैंने आपको यहाँ पर शेयरिंग ऑफ द चार्जेस का क्या बताया बच्चे, मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया। अब बताओ कोई डाउट है, आई कैन वेट, कोई डाउट है, आई कैन वेट, कोई डाउट है तो आप मुझसे यहाँ पर बात कर सकते हो, बोलो शाबाश। कोई डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, बोलो किसी भी किस्म का कोई डाउट हो, कोई भी बच्चा कोई डाउट पूछ सकता है भाई, कोई मना ही नहीं है। जगजोत, शिवांश, नितिका, कोई डाउट है तो वो डाउट पक्का से पूछो बच्चे, फिर मैं आगे तसल्ली करके चलूं कि नहीं भाई मुझे डाउट बच्चे का क्लियर हो गया, अब हम आगे की तरफ को चलते हैं। शाबाश बोलो बच्चे, क्लियर होगी बात, चले आगे की तरफ। अब मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट अगर मुझे क्लियर हो जाता है, अब मैं चलता हूं आपके पास यहाँ पर आगे की तरफ, और मेरे पास यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे हम क्वेश्चन के साथ डील करेंगे, सारी चीजें बात की हैं, पहला काम है हमारा क्वेश्चन के साथ डील करना।
तो मेरे पास अब यहां पर क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन पे मैंने अब ये टचिंग ऑफ चार्जेस के कॉन्सेप्ट को कर लिया। अब बच्चे हम यहां पर क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हम यहां पर वी डू द बैलेंसिंग एक्ट, द बैलेंसिंग एक्ट, द बैलेंसिंग एक्ट ऑफ द बैलेंसिंग एक्ट ऑफ द the electrostatic force, the balancing act of the electrostatic force, the balancing act of the electrostatic force। ध्यान से समझ, we have a body, हमारे पास a body with charge capital Q, with the charge capital Q, with the charge आपके पास यहाँ पर capital Q lying on the ground, ये लाई कर रही है आपके पास ऑन द ग्राउंड, दिस इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, ये हमारे पास ग्राउंड के ऊपर क्या कर रही है, लाई कर रही है। एक बॉडी है बच्चे जिसका चार्ज मेरे पास प्लस के ऊपर है और ये हमारे पास कहां पे लाई कर रही है बच्चे, ग्राउंड के ऊपर लाई कर रही है। सपोज कि ये चार्ज मेरे पास क्यू अगर ग्राउंड के ऊपर लाई कर रहा है तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, अनदर बॉडी, मेरे पास एक और बॉडी है, another body with mass m kg, with the mass m kg is at the height h, at the height small h directly above charged body, directly above the charged body, directly above the charged body, ये बात को समझने की कोशिश करना। Now, the suspended body is not falling down. The suspended body, जो suspended body है हमारे पास, is not falling down. ये हमारे पास नीचे की तरफ को नहीं गिर रही है. This is not falling in the downward direction. ये जो मेरे पास सस्पेंडेड बॉडी है, हवा के अंदर सस्पेंडेड है, ये बॉडी नीचे नहीं गिर रही है। रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं बच्चे। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द सस्पेंडेड बॉडी, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सस्पेंडेड बॉडी, ऑन द सस्पेंडेड बॉडी, ऑन द सस्पेंडेड बॉडी, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द सस्पेंडेड बॉडी। यानी कि जिस बॉडी को आपने सस्पेंड कर दिया, जो हवा में लटकी हुई है, उस बॉडी के ऊपर अब बताना है बच्चे हमारे पास कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। जरा इस क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंड करते हैं और क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर क्या चीज गिवन है, सबसे पहली चीज ये गिवन है कि मेरे पास ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो मेरे पास यहाँ पे ग्राउंड आ गया और ग्राउंड के ऊपर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी आ गई जिसके पास प्लस क्यू का चार्ज है, प्लस कैपिटल क्यू का चार्ज है बच्चे। और यहां से एच हाइट ऊपर की तरफ, यहां से एच हाइट ऊपर की तरफ, यहां से एच हाइट ऊपर की तरफ मैंने एक चार्ज को रखा हुआ है और ये चार्ज आपके पास किसका बच्चे, पॉजिटिव का। अब ये पॉजिटिव क्यों होगा बता सकते हो? ये बॉडी जिसका मास आपके पास m kg है, ये नीचे नहीं गिर रही है, ये बॉडी एयर में सस्पेंडेड है। ये तभी हो सकता है जब इस पे लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है बच्चे हमारे पास बता दो, mg, ये एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाए बताओ, शाबाश, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। फोर्स मेरे पास तीन चीजें कर सकती है, बॉडी को रेस्ट पे रख सकती है, मोशन चला सकती है, रोक सकती है, और तीसरी चीज मोशन को बच्चे हमारे पास डायरेक्शन चेंज कर सकती है। ये चीज हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन +1 में देखी थी कि फोर्स तीन काम कर सकती है, इक्विलिब्रियम रख सकती है, दूसरी चीज बच्चे हमारे पास मोशन चला सकती है, रोक भी सकती है, और तीसरी चीज मोशन की डायरेक्शन चेंज कर सकती है। फोर्स की ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। व्हाट इज फोर्स? इट इज अ पुश और अ पुल। ये पुश, यहाँ एक पुल है, और इससे आप क्या क्या कर सकते हो, रेस्ट पे रख सकते हो, चला सकते हो, और डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। मुझे ये काम कर, मुझे यहाँ पर ऊपर वाली बॉडी को रेस्ट पे रखना है, तो जितनी ग्रेविटी की फोर्स लग रही है उतनी आपके पास इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाए, तो ये बॉडी हमारे पास क्या रह जाएगी, सस्पेंडेड रह जाएगी।
मेरी बात को समझ पा रहे हो? हमारे पास ये बॉडी हमारे लिए सस्पेंडेड कब रहेगी? बताओ शाबाश। ये सस्पेंडेड तब रहेगी जब इस पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर होगी? तो आप बोलोगे ये फोर्स हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर हो जाएगी। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास, अब इसके लिए मुझे इसको कोई चार्ज मानना पड़ेगा। मेरे पास कैपिटल क्यू चार्ज क्या है? ये मेरे पास गिवन है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इसके पास प्लस क्यू का पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव क्यों नहीं? अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इस पे फोर्स कहां पे लगती? डाउनवर्ड। फिर तो ये सस्पेंड नहीं होती, फिर तो नीचे गिर जाती। तो नीचे अगर पॉजिटिव है तो ऊपर भी पॉजिटिव मानना पड़ेगा। और इसकी वजह से आपकी ऊपर वाली बॉडी बच्चे हवा में क्या हो रही है? सस्पेंड हो रही है। अब बताओ कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितने के बराबर होगी? तो मेरी इलेक्ट्रिक फोर्स बताओ कितने के बराबर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज और डिवाइडेड बाय नीचे मेरे पास क्या आ गया? एच का स्क्वायर। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसके बराबर है? एम इंटू जी के बराबर। एम जी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मुझे निकालना क्या है बच्चे हमारे पास? दिस सस्पेंडेड बॉडी इज नॉट फॉलिंग डाउन, कैलकुलेट द चार्ज on the suspended body। तो small q is the charge on the suspended body। इस वजह से अब मेरे पास यहां पर क्या चीज आ जाएगी? मुझे स्मॉल q निकालना है, तो कैपिटल Q मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एच स्क्वायर इंटू एम जी। ये मेरे पास आ गया। एंड देयरफॉर मुझे बताओ कि स्मॉल क्यू किसके बराबर आ जाएगा? दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एम जी डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा? कैपिटल क्यू आ जाएगा। कोई दिक्कत बच्चे इसमें से? कोई दिक्कत बच्चे इसमें से? पक्का श्योर है बच्चे? क्लियर होगी बात? बड़ी सिंपल सी बात। किसी भी बच्चे को इसमें डाउट है, देखो मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में आएगा बेटा, मैं वो चीज आपको कराऊंगा जो सबसे ज्यादा प्रोबेबल है। पर मेहनत हमने भी करनी है भाई, मेहनत हमने भी करनी है। मेहनत आपके पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है। इस वक्त आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी हो ना हो, लेकिन अगर मेहनत होगी तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज बना लोगे। तो मेहनत बच्चे हमारे पास है, लगे रहना है, लगे रहना है, क्वेश्चन निकले। ये आपका याद रखना, जितनी बड़ी सक्सेस उतनी बड़ी स्ट्रगल, उतना बड़ा फेलियर पहले। कोई अगर बच्चा मुझे कहता है सर मुझसे 20 क्वेश्चन नहीं निकले, मैं बोलता हूँ बड़ा अच्छी चीज है 20 क्वेश्चन नहीं निकले। रीजन है तुझे पता तो है कि 20 क्वेश्चन तूने देख तो लिया है, वो मैं करवा दूंगा वो एक अलग बात है, लेकिन 20 क्वेश्चन तूने देख तो लिया कि तुझे क्या नहीं आता। तो फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सक्सेस, नॉट वाइस वर्सा। लेकिन हाँ एक बात बताऊं बच्चे कि इसी तरीके से ये भी कहा जाता है कि फेलियर की सबसे बड़ी वजह सक्सेस भी होती है। कई बार दिमाग घूम जाता है। अगर कभी किसी पेपर में नंबर ज्यादा आ जाए तो ज्यादा घूमना नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। आपने अच्छा परफॉर्म किया, दिन बहुत बढ़िया था और आपके आंसर मैच कर गए तो बहुत बढ़िया। और अदरवाइज बच्चे नीचे से ऊपर जाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम काके बहुत टाइम। लेकिन ऊपर से नीचे आने के अंदर क्या करना है बच्चे? क्या करना है? अब एक बात बताओ, मैं आपको बताऊं, अगर किसी पेपर को फेल करना है जेई और नीट के लिए, सबसे आसान चीज पता है क्या है? रैंडमली टिक मारने स्टार्ट कर दो, आपका पेपर 5 मिनट में हो जाएगा। तो फेल करना तो बड़ा इजी है ना बच्चे हमारे पास, लेकिन सक्सेस को लेना बहुत मुश्किल है। मतलब कि फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा आता है, अरे यार मैं इतने दिनों से लगा हुआ हूँ, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या चीज चल रही है मेरी जिंदगी के अंदर, पता नहीं मेरे साथ वाले दोस्त लोग इतने खुश हैं, वो कर रहे हैं काम, उनका काम भी हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो लोग बोलते हैं उनकी जिंदगी मस्त चल रही है, मैं तो पढ़ रहा हूँ, उनकी तरह मैं एंजॉय भी नहीं कर रहा हूँ, वो तो एंजॉय तो कर रहे हैं कम से कम, मैं तो वो भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा बोलता है यार मैं तो फंस गया। लेकिन ऐसा नहीं, ये जितनी बड़ी सक्सेस, जितनी बड़ी सक्सेस याद रखना उतना बड़ा फेलियर, उतना बड़ा स्ट्रगल। तो ये क्वेश्चन बच्चे हम क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन आपके माइंड के विंडोज को ओपन करने के लिए, खुल तो जाए कुछ ये दिमाग में जाए, फिर उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस करने स्टार्ट करो, फिर आप डाउट्स लो, और फिर जब डाउट्स लोगे कहानी वहां से बननी शुरू होती है।
चले, इसमें कोई डाउट बच्चे, किसी बच्चे का कोई डाउट इसके अंदर से? No, चले sir. आगे बोलो। यहाँ पे सस्पेंडेड बॉडी का मतलब है कि वो किसी रोप से तो नहीं भाई, है वो। मतलब कि एक सिंपल सी बात है काके, एक मतलब बड़ी सिंपल ये गल हैगी है। हुन मान लिया जाए बच्चे कि मैं कोई भी चीज नु सस्पेंड कर रहे हैं, सपोज कि बच्चे कटर हैगा मेरे को, ठीक है, पंजाबी में समझा रहा हूँ, कोई बात नहीं, सबको आती है पंजाबी थोड़ी बहुत। मान लिया जाए पुत्र एनू मैं हवा च सस्पेंड कर रहे हैं, ते जगजोत ये सस्पेंड हो रहा है कि थल्ले नु डिग रहा है? दस। थल्ले डिग रहे। हुन मैं इनू सस्पेंड करना, मैं इनू बोलना कि थल्ले नहीं डिगाना, ते सब तो पहले बच्चे मैं इनू फा पाना, बच्चे फा पा के इनू मैं की करना, तानू चक देना, ठीक है, कुछ इस तरीके दा, मतलब कि इहदे अंदरों दी कोई कोई होई बच्चे इहदे अंदर दा सिस्टम कुछ इस तरह दा होए बच्चे के सिस्टम है कि मैं इनू इस तरह दा कोई सस्पेंड इनू रस्सी ना बन के बच्चे मैं की कर सकना, इनू सस्पेंड कर सकना। बिल्कुल सर, आप सस्पेंड कर सकते हो, ठीक है। आप सर ये देखो, हो गया सस्पेंड बच्चे, हो गया। हाँ जी सर। उन बच्चे हुन क्यों सस्पेंड हुआ? क्योंकि जेडी ग्रेविटी दी फोर्स है उन्हों इस रस्सी दी टेंशन, इस रस्सी दी टेंशन की कर रही है, कंट्रोल कर रही है। हुन मान लिया जाए बच्चे कि मेरे को एक नेगेटिव चार्ज है, बच्चे देख एक मिनट ध्यान से, मान लिया जाए मेरे को बच्चे इधर एक नेगेटिव चार्ज है बच्चे, ये नेगेटिव चार्ज है बच्चे, है ना, या पॉजिटिव चार्ज है। हुन मैं बोल रहा कि इसके उत्ते किसी ऑब्जेक्ट नु प्लेस किया गया, लेकिन वो ऑब्जेक्ट थल्ले नु नहीं गिर रही, इदा मतलब क्या हो बच्चे, बताओ इदा मतलब क्या है? इदा मतलब ते बच्चे साडे कोल साफ होया बच्चे कि थल्ले ये पॉजिटिव चार्ज है, तो उत्ते वाली बॉडी न्यूट्रल नहीं होगी, वो भी पॉजिटिवली चार्ज होगी। वो बॉडी भी बच्चे साडे कोल की होएगी, पॉजिटिवली चार्ज होएगी, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव की कर दिए बच्चे, दे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव दे रिपेल, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नु की कर जाएगी बच्चे, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी नु साडे कोल की कर जाएगी, बैलेंस कर जाएगी, और इस तरीके नाल बच्चे साडे कोल की हो जाएगा, इक्विलिब्रियम दी कंडीशन आ जाएगी। सिंपल जी, ठीक है बेटा? यस सर। चलो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैं, हाँ बोल 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 नित्या, बोल फिर बोल। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में टेंशन क्यों नहीं ऐड की? क्योंकि डायरेक्शन तो उसकी क्योंकि देख पुत्र, क्योंकि ये ते हवा हवा टेंशन किदे अंदर प्रोड्यूस होंदी पुत्र? टेंशन कहाँ प्रोड्यूस होगी बच्चे? टेंशन किस में प्रोड्यूस होती है काके? टेंशन किस में प्रोड्यूस होती है? रस्सी में, आया ना? जी सर, रस्सी में। लेकिन यहाँ पर काके कोई रस्सी नहीं थी, नीचे आपने पॉजिटिव चार्ज रखा और इसके ऊपर हवा में एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, और वो पॉजिटिव चार्ज हवा में लटका हुआ, नीचे नहीं गिर रहा, कोई रस्सी नहीं लगाई। तो वो जो टेंशन की आप बात कर रहे हो ना, तो टेंशन तो यहाँ पर नहीं है, पर टेंशन का काम कौन सी फोर्स कर रही है बच्चे आपके पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके ठीक है सर। काके, आगे बात समझ में काके? जी सर। चलो अब आगे चलते हैं। तो मेरे पास अब यहाँ पर, चलो टेंशन की बात है तो टेंशन दे दी लड़की ने, तो आप देखते हैं बच्चे, तो अब हम यहाँ पर करते हैं बच्चे, आपके पास यहाँ पर स्ट्रिंग सस्पेंडेड सिस्टम की बात करते हैं, तो स्ट्रिंग सस्पेंडेड सिस्टम की बात करेंगे। तो वी हैव दिस स्ट्रिंग सस्पेंडेड सिस्टम, स्ट्रिंग सस्पेंडेड सिस्टम। तो मेरे पास काके अब है क्या कि ये मेरे पास एक जिसको आप ये बोल सकते हो बच्चे कि मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, एक सीलिंग आ गई। ये मेरे पास यहाँ पर एक सीलिंग आ गई, और इस सीलिंग के साथ एक हुक लगाकर दो चार्जेस को प्लेस कर दिया गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है ये बच्चे, हमारे पास यहाँ पर सीलिंग आ गई, और इस सीलिंग के साथ एक हुक को लगाया, और हुक के नीचे मैंने इंसुलेटिंग थ्रेड को लगा दिया, तो ये हुक आ गई, और यहाँ पर एक इंसुलेटिंग थ्रेड लगा दी एल लेंथ की बच्चे, क्लियर होगी बात? और यहाँ पर भी एक इंसुलेटिंग, यहाँ पर क्या लगा दिया? थ्रेड लगा दिया। इन दोनों थ्रेड्स की लेंथ मेरे पास किसके बराबर है? आपके पास एल के बराबर है। टीचर ये लेंथ दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, कोई बात नहीं। तो मेरे पास ये इंसुलेटिंग थ्रेड है, और इसके नीचे मैंने दो मासेस को सस्पेंड कर दिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, देखिए ये मेरे पास मास आ गया mkg का, यहाँ पर भी मेरे पास मास mkg का, और ये ग्राउंड के ऊपर है, यानी आपके घर के छत के साथ है, और मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे? इसके बीच में एक वर्टिकल लाइन आ गई, ये देखिए ये वर्टिकल लाइन आ गई बच्चे, वर्टिकल लाइन, और ये दोनों स्ट्रिंग
हमारे पास यहाँ से एंगल थीटा बना रही है और ये वाला एंगल भी मेरे पास क्या बन गया बच्चे, थीटा बन गया। ये स्ट्रिंग की लेंथ L है और ये भी L है। मास मेरे पास m kg और ये मास भी मेरे पास किसके बराबर आ गया, m kg के बराबर आ गया। तो मास मेरे पास यहाँ पर m kg और दूसरा भी m kg। इन दोनों स्ट्रिंग्स के बीच का कोई एक और डिस्टेंस भी है जो कि इन दोनों मासेस के बीच में, ये वाला डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस मेरे पास किसके बराबर आ गया, मान लो कि स्मॉल r के बराबर। अब इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया प्लस q का और इस पे भी प्लस q का। मेरी बात को आप फोकस कर पा रहे, सब कुछ सिस्टम समझ में आ गया। मेरे पास यहाँ पर ये दो चार्जेस हैं जिन दोनों के बीच का डिस्टेंस r, मास m kg, रस्सी लगी हुई है टेंशन T और ये वर्टिकल लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहे हैं, सस्पेंड ऐसे दूर चले गए। कोई दिक्कत का केस में से सिस्टम समझ में आ रहा है आपको? यस सर। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इफ द सिस्टम, अब नितिका काके ध्यान से देखना, राजेश ध्यान से देखना, इफ द सिस्टम इज इन द इक्विलिब्रियम, इफ द सिस्टम इज इन द इक्विलिब्रियम, अगर मेरे पास यहाँ पर सिस्टम किसके अंदर आ गया, इक्विलिब्रियम के अंदर आ गया, अगर मेरे पास यहाँ पर सिस्टम किसके अंदर आ गया काके, इक्विलिब्रियम के अंदर आ गया, तो मुझे इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन को समझना और मैं आज आपको एक ऐसी चीज बता के जाऊंगा काके कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल टिका कर क्वेश्चन होगा। और अब उसके बाद आपको किसी किस्म की कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, ठा देनी, आंसर लिख देना बच्चे, ठा देनी। और फिर मैं आपको बताऊंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बेस्ड कब कब कैसे कैसे क्वेश्चंस आए और उन क्वेश्चंस को हमने डील कैसे करना। चलते हैं स्टार्ट यहाँ पर करते हैं। तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे, जब भी टीचर इक्विलिब्रियम की बात करेगा तो पहली चीज है, इसका मतलब है इस पे लगने वाली सारी फोर्सेस का वेक्टर सम किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, कैलकुलेटिंग फोर्स ऑन द सस्पेंडेड मासेस, कैलकुलेटिंग द फोर्स ऑन the force on the suspended masses, on the suspended masses। ये जो मेरे पास suspended masses हवा में लटक के, तो हमारे पास अब बताओ कि इसमें कौन कौन सी फोर्सेस काम करेगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली फोर्स यहाँ पर लग जाएगी ग्रेविटी की फोर्स। ग्रेविटी की फोर्स नीचे कौन सी लगती है, शाबाश बता दो। ग्रेविटी की फोर्स नीचे कौन सी लग जाएगी, तो ये हमारे पास mg। दोनों में से किसी एक को देख लो बच्चे। इसके बाद बताओ रस्सी में क्या डेवलप हो जाएगी, रस्सी में क्या डेवलप हो जाएगी, टेंशन। और टेंशन लेने का नहीं होता है, टेंशन देने का होता है। तो ये टेंशन हमारे पास बन गई बच्चे T। अब बताओ इस टेंशन के मेरे पास कितने कंपोनेंट्स बन जाएंगे, शाबाश बताओ। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा, और मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया काके, T cos थीटा, और यहाँ पर मेरे पास कौन सा आ गया, शाबाश बता दो, शाबाश बता दो, ये कौन सा, T sin। अब बताओ क्या सारी फोर्सेस इतनी है, अब बोलोगे नहीं एक फोर्स और भी है, बताओ कौन सी बच्चे, तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये, तो इन दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स भी लगेगी, जो कि हमारे पास कौन सी फोर्स हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब बात समझ में आई आपको, पहले तो बताओ अब बात समझ में आ रही है आपको, हाँ या ना, अब बात समझ में आ रही है बच्चे आपको। चलो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो मैं जो नेक्स्ट पॉइंट आपको बोलने वाला हूँ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे पास यहाँ पर क्योंकि ये मास इक्विलिब्रियम पे है, तो हमारे पास फॉर इक्विलिब्रियम पहली चीज क्या आ जाएगी, इसकी जितनी भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, इनकी जितनी भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, उनका सम आपके पास क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब बच्चे बताओ क्या आ जाएगा, तो मेरे पास T sin थीटा किसके बराबर है, बताओ शाबाश, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। मेरे पास यहाँ पे T sin थीटा किसके बराबर आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। और ये मेरे पास यहाँ पर कौन सी इक्वेशन आ गई काके, नंबर 1 इक्वेशन। हॉरिजॉन्टल फोर्स T sin थीटा किसके बराबर आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर आ जाएगी। और मुझे बताओ वर्टिकल फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, तो आपकी जो वर्टिकल फोर्सेस हैं
वो भी आपस के अंदर सेम होगी। अगर उनका भी सम 0 होगा तभी तो नेट सम क्या हो जाएगा 0। तो बताओ उसके लिए आप क्या लिखोगे, शाबाश बताओ। उसके लिए तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। तो मेरे पास टी कॉस थीटा इज इक्वल टू आपके पास mg, और ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन आगे बोलो शाबाश बच्चे, सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, और मैं वो रिजल्ट बता रहा हूं जिस रिजल्ट को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो आज के बाद। सो डिवाइडिंग, अगर मैं डिवाइड कर देता हूं 1/2, अगर मैं 1 बच्चा आपके पास 2 के साथ डिवाइड कर दूं तो जल्दी बता दो क्या चीज आ जाएगी। तो टी साइन थीटा आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, टी कॉस थीटा। सामने मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चे, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इसके नीचे मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चे, mg। तो मेरे पास t से t आपके पास क्या हो गया, कैंसिल। तो t से t कैंसिल, साइन अपॉन कॉस, तो जल्दी बता दो ये किसके बराबर है। तो ये फॉर्मूला अब बेटा याद रखना, मैं टाइम टाइम पे पूछता रहूंगा बच्चे। ये फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया बेटा, याद रखना, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिख के भी मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप इस फॉर्मूले से बिल्कुल एनालाइज कर सकते हो कि टी टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, एफ ई अपॉन एम जी के बराबर। अब मेरे पास जो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको निकालना आना चाहिए। तो बताओ टेंजेंट ऑफ थीटा, जल्दी बता दो किसके बराबर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, और मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और इन दोनों चार्जेस का मास m है, तो वेट ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या आ जाएगा, mg। अब टीचर इसमें से पहली चीज क्या पूछ रहा है बच्चे, और वो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। यहां पर मुझे बताना है हर चार्ज की आपके पास वैल्यू किसके बराबर है, यानी कि इसमें से टीचर स्मॉल क्यू की वैल्यू हमें निकालने को बोल रहे हैं। तो निकाले स्मॉल क्यू की वैल्यू कैसे आ जाएगी। तो मेरे पास आ गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर इनटू mg, और मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट ऑफ थीटा, और फिर हम इसका रूट भी निकाल देंगे। तो मेरे पास बताओ कि यहाँ पर Q की वैल्यू किसके बराबर है। तो Q इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, जल्दी बोलो किसके बराबर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू mg मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा। तो ये मेरे पास यहाँ पर किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चे, आपके लिए यहाँ पर Q की वैल्यू आ जाएगी। जी क्लियर है ये क्वेश्चन। जी किसी बच्चे का कोई डाउट। देखो बेटा डाउट पूछना चाहिए, चाहे वो डाउट किसी भी छोटे से छोटे बच्चे, अगर छोटे से छोटा डाउट किसी भी बच्चे का, मैं उल्टा बोलने वाला था, तो चाहे वो छोटे से छोटा डाउट किसी भी बच्चे का, तो मैं बोलने वाला था किसी भी डाउट को अगर छोटे से छोटा बच्चा पूछ ले, तो ऐसा नहीं है, कोई भी डाउट है तो पूछिए, शाबाश, मैं वेट कर लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, बोलो शाबाश। ये फॉर्मूला हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स में लगाएंगे ना। हाँ, जब बच्चे ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें दो चार्जेस हो और उन दोनों को हम सस्पेंड करें और उनकी स्ट्रिंग से एक एंगल बनाए, और ये एंगल दोनों तरफ सेम होने चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना। और ये सेम कब होंगे काके, जब दोनों मासेस सेम होंगे। तो जब ये दो एंगल सेम है, स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है, चार्जेस आपके पास है, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को कर पाते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। सिस्टम भी मतलब इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। यस एग्जैक्टली मुदित, क्योंकि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो हम काम नहीं कर पाएंगे। सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो हम यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे बच्चे, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे। यहाँ पर सिस्टम भी इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, चार्जेस का मास, जो मास है बच्चा हमारे पास, वो सेम होना चाहिए, और स्ट्रिंग होनी चाहिए। ऐसा ही आएगा, आप जब देखोगे ना तो आपको दिखाई दे जाएगा कि सर ने जो क्लास में करवाया वही चीज हमने पेपर के अंदर देखी, या वही चीज हमने बुक के अंदर देखी सॉल्व करने के। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन में हमें दिया होगा कि इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, अगर नहीं भी दे रखा होगा, ये हमें कॉमन सेंस से उठाना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो, कहने का मतलब कि हमको कॉमन सेंस होती है ना, किसी भी काम को करने की एक सेंस होती है, कॉमन सी चीज कि मतलब कि वो चीज मुझे देखते पता कि ये ऐसा काम करेगी शायद से, हाँ या ना।
तो Yes, कॉमन sir. सेंस होती है बच्चे हमारे पास, तो कॉमन सेंस से हम काम करते हैं। ठीक है, वो बोल भी देगा तब भी ठीक है, नहीं भी बोलेगा तो भी बच्चा हम इक्विलिब्रियम पे ही मान के चलते हैं। ठीक है, Yes, sir. अब चलते हैं आगे की तरफ। और यहाँ पर बच्चे मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, और क्वेश्चन बच्चे हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास ये पूछा गया था नीट के अंदर। अब ये नीट का क्वेश्चन, सीबीएसई में क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे यार, मैंने बहुत कम देखे भाई। तुम ये मत बोलना बच्चे के नहीं आ सकते हैं, पर मैंने कम देखे, मतलब कि मैं तुम्हें एक ऑनेस्ट ट्राई दे देता हूँ कि करके तो जाना पड़ेगा, लेकिन वहां पर आने के चांसेस बहुत बहुत कम है। पर नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन का डायग्राम आपके लिए बना देता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा था। पहले मुझे डायग्राम कंप्लीट करने दो। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया, मुझे डायग्राम कंप्लीट करने देना बच्चे पहले। ये हमारे पास दो चार्जेस हैं और ये चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है r। ये दो चार्जेस हैं, ये q और ये बच्चे हमारे पास q। ये जो वर्टिकल हाइट है बच्चे, ये मेरे पास y के बराबर, ये जो वर्टिकल हाइट है ये y के बराबर। और इसके बाद क्या हुआ, ध्यान से समझिए। ये अब ध्यान से समझिए, अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताऊंगा। ये सेम चार्जेस है, स्ट्रिंग की लेंथ भी सेम है, और अब हमारे पास इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, r डैश। और अब मैंने इसके सस्पेंशन पॉइंट को यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर, यानी कि आपके पास y/2 के डिस्टेंस के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे पास अब समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या है बच्चे, अब आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ। हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाते हैं, the figure one shows they आपके पास कंडीशन या इक्विलिब्रियम, द कंडीशन या फिर सिचुएशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द टू चार्जेस, इक्विलिब्रियम ऑफ टू चार्जेस द कंडीशन आपके पास शोज द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द टू चार्जेस, यानी कि दो चार्जेस के इक्विलिब्रियम की कहानी है बच्चे हमारे पास। व्हेन दे आर टाइड टू द सीलिंग at the height of y meter, at the height of y meter। अब ध्यान से समझना। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, the figure shows, the figure 2, in the figure 2 if these charges, अगर ये जो मेरे पास चार्जेस है are suspended, these are suspended at the height of y divided by 2। अगर मैं इनको y/2 की हाइट से सस्पेंड कर देता हूं बच्चे, कैलकुलेट दी, और मुझे यहां पर क्या कैलकुलेट करना बच्चे, कैलकुलेट दी न्यू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, कैलकुलेट दी न्यू डिस्टेंस r dash between the charges, तो मेरे पास यहाँ पर एक कंपैरिजन की गेम होगी। मेरे पास सबसे पहले आपने इन दोनों चार्जेस को एक रस्सी से बांधकर बच्चे आपने सस्पेंड कर दिया। ये दोनों चार्जेस हमारे पास रस्सी से बंधे हुए हैं और ये बच्चे हमारे पास टॉप पॉइंट के साथ आपके पास सस्पेंड है यहाँ के। इसके बाद बच्चे इनके बीच का डिस्टेंस r है और ये हाइट आपके पास किसके बराबर है, y के बराबर। फिर क्या होता है बच्चे, फिर हम बच्चे यहाँ पर इन्हीं दोनों चार्जेस के, इन्हीं दोनों स्ट्रिंग को अब थोड़ा नीचे जाकर बांधते हैं। कितनी हाइट पर बच्चे, y/2 पर। और ऐसा करने से ये दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या रह जाता है, r डैश। मुझे बताना है कि यहाँ पर इस r डैश की वैल्यू क्या है। पहले बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ गया,
ये क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले आपने इन दोनों चार्जेस को किसके साथ बांधा हुआ था? सीलिंग के साथ। फिर बच्चे आप इस सस्पेंशन पॉइंट को नीचे लेके आ जाते हो, उसको थोड़ा नीचे बांध देते हो। इन दोनों चार्जेस के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू जिससे ये दोबारा रिपेल करते हैं, और अब ये बच्चे हमारे पास आर डैश की हाइट पर चले जाते हैं। आर पे नहीं जाते हैं, आर डैश के डिस्टेंस पे चले जाते हैं। अगर पिछला डिस्टेंस आर और हाइट y थी, तो अगर ये हाइट हाफ हो जाती है, ये हाइट क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है अगर ये हाइट, तो मुझे बताना कि डिस्टेंस कितना रह जाएगा। मेरे पॉइंट को आप समझ पा रहे हो? ये जो सस्पेंशन पॉइंट है, अगर ये y की जगह y/2 पे लगा दूं, यानी सीलिंग को नीचे लेके आ जाऊं, तो मेरे को बताना बच्चे ऐसा करने से इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अब r डैश रह गया, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? जी बताओ। क्वेश्चन थोड़ा समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया थोड़ा बहुत? चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बोलो। फिर डाउट है पूछो बच्चे, कोई बात नहीं, डाउट है पूछो बच्चे, जितना डाउट पूछना चाहते हो। सर डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना सर? देखो वो हम नहीं कह सकते। देखो मुझे एक होता है कि हमारा दिल क्या कहता है, और एक है कि साइंस क्या कहती है। तो सबसे पहली चीज है बच्चे हमारे पास, सबसे पहली, हाँ बोलो। सर दूसरे केस में क्या टेंशन सेम रहेगी? देखो अभी देख ध्यान से, मैं जो जैसा मैं तेरे को करवा रहा हूँ, टेंशन भी चेंज हो जाएगी, एंगल भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। सिर्फ दो चीजें कॉमन रहेंगी, एक चार्ज और दूसरा वेट, एक mg और दूसरा बच्चे क्यू, बाकी सब चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले काके, ये मेरे पास यहाँ पर ये चार्ज आ गया, ये मेरे पास यहाँ पर चार्ज आ गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है पहले केस में? तो आप बोल रहे हो r, और ये हाइट किसके बराबर है? तो ये हाइट y के बराबर है। ये एंगल मेरे पास थीटा है और ये एंगल भी मेरे पास थीटा है। मुझे एक चीज पता है कि यहाँ पर टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर है? यहाँ पर टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर है? FE/mg के बराबर। तो जब जो टेंशन, अगर मान लो कि यहाँ पर T है भी है, तो उसका कोई रोल नहीं होगा। और क्यों नहीं रोल होगा? क्योंकि टेंशन का जो इफेक्ट है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाता है। हमारे पास इसका जो इफेक्ट है वो हमारे पास कैंसिल हो जाता है। ये देख बच्चे, अगर आप टेंशन को देख भी रहे हो जगजोत, तो टी से टी आपके पास क्या हो रही है बच्चे? कैंसिल हो रही है। तो उसका कोई ज्यादा फर्क तो पड़ नहीं रहा। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ शाबाश? टेंजेंट थीटा को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ? जल्दी बोलो। तो आप लिखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन mg। हाय लिख सकते हो? मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल ए बी और सी। इस ट्रायंगल ए बी सी में बी सी r डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चे हाफ है। बताओ इस ए बी सी के अंदर इन द ट्रायंगल ए बी एंड सी, बताओ टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर है? बताओ शाबाश, टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर है? तो टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर है हमारे पास? तो परपेंडिकुलर, जो कि मेरे पास r/2 के बराबर है। और नेक्स्ट आ गया बेस, जो कि किसके बराबर है? y के बराबर। कोई दिक्कत इसके अंदर से? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर देखो बच्चे, हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, बेस के साथ एंगल लगता है परपेंडिकुलर r/2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस r था, तो इसका आधा बच्चे हमारे पास कितना रह जाएगा? r/2। तो r/2 परपेंडिकुलर, y हमारे पास बेस आ जाएगा। तो अब इस टेंजेंट थीटा की वैल्यू डाल दो, तो r/2y इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर है? 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वेयर अपॉन r स्क्वेयर, और नीचे एक और आ गया mg। और यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या आ गया? mg। अब मैं चीजों को थोड़ा रीअरेंज करता हूँ बच्चे। मैं यहाँ पर r³ लिख सकता हूँ, ये r स्क्वेयर इस r से क्रॉस मल्टीप्लाई होके r³, नीचे मेरे पास 2 आ जाएगा, और सामने बच्चे मेरे पास क्या आ जाएगा? क्यू स्क्वेयर y अपॉन 4πε0 इंटू mg। यहाँ पर मैंने इन सभी टर्म्स को क्या किया बताओ शाबाश? बताओ क्या किया मैंने इन सबको आपस में? अरेंज हो गया। मेरे पास ये पहली इक्वेशन आगे का। अब मेरे पास सेकंड सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है? ये वही चार्जेस हैं, लेकिन अब इनको कितनी हाइट से सस्पेंड किया गया बच्चे? तो y/2 से। अब इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना रह गया?
तो आंसर है आर डैश। तो एंगल भी चेंज होगा जगजोत, एंगल भी चेंज होगा और टेंशन भी चेंज होगी, लेकिन एक चल एंगल अब मेरे पास क्या बन गया थीटा डैश। अब आपके पास थीटा डैश, ये मेरे पास ए बी और ये बच्चे आपके पास सी और ये मेरे पास आ गया डी। अब एंगल भी मेरे पास थीटा डैश हो गया, तो इस वजह से यहां पर बताओ मैं क्या लिखूंगा। अब दोबारा से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई डैश और एम जी मेरे पास नीचे की तरफ को आएगा। यहां पर अब बताओ टेंजेंट ऑफ थीटा डैश किसके बराबर होगा, जगजोत बता बच्चे शाबाश। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा एफ ई डैश अपॉन एम जी। अब टेंजेंट ऑफ थीटा डैश यहाँ पर किसके बराबर है, वही ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल एबीसी। तो इसका बेस किसके बराबर है आर डैश बाई 2 और सॉरी परपेंडिकुलर आर डैश बाई 2 बेस वाई बाई 2। तो यहाँ पर टेंजेंट ऑफ थीटा डैश किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर आर डैश बाई 2 और बेस y अपॉन 2, क्योंकि वो तो ये आ जाएगा, तो ये r डैश अपॉन y आ जाएगा। ठीक, ये बात खत्म हो जाती है। इसका मतलब मैं यहां पर अब क्या लिख सकता हूँ r डैश सिंपल y। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट तो क्यू स्क्वायर। अब दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है आर डैश का स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया एम जी। क्लियर होगी बात। इसको भी अगर मैं रीअरेंज करता हूं तो बताओ क्या चीज आ जाएगी, इसको रीअरेंज करने से क्या आ जाएगा बताओ, आर डैश का क्यूब इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर वाई एंड डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा शाबाश बोलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एम। ये मेरे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अच्छा, पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड देखिए, सेम है कि डिफरेंट है, बताओ शाबाश। सेम है। सेम है। अगर ये बच्चा हमारे पास सेम है तो इसका मतलब ये इनकी अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड भी सेम होनी चाहिए, बराबर कर देते, तो कंपेयर कर लेते हैं। तो यहां पर मेरे पास कंपेयरिंग, अगर बच्चे मैं इसको कंपेयर करता हूं तो मेरे पास आर डैश का क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आर क्यूब अपॉन 2 एंड देयरफॉर मेरे पास आर डैश की वैल्यू क्यूब रूट ले लेंगे तो किसके बराबर आएगी आर डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब रूट, और ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर। अब एक बात बता जगजोत, अभी तो मैंने शॉर्टकट लगा लिया, जगजोत लगा लिया कि टेंजेंट थीटा किसके बराबर है। अगर कोई बच्चा शॉर्टकट ना लगाए, भैया इसका क्वेश्चन कितनी दूर जाएगा, मुझे एक बात बता, पहले वो इक्वेशन बनाएगा सॉल्व करेगा, और पेज भी ऐसा थोड़ा ना कि रफ पेज वो थोक के भाप पे देते, इतनी सी जगह होती है। इस वजह से बच्चे जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उस क्वेश्चन के पीछे क्या टिपिकल कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर अब आपको टिपिकल कॉन्सेप्ट का के टिपिकल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन करवाने की एक वजह होती है, मुश्किल क्वेश्चन करवाने की एक वजह होती है, और वजह बच्चे हमारे पास ये होते हैं कि क्यों, किस तरीके से हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। तो आज के बाद ऐसा कोई केस आ जाए जहां पर चार्जेस का मास बच्चे हमारे पास सेम हो और एंगल भी सेम हो, दोनों तरफ का लेफ्ट और राइट वर्टिकल के साथ, तो टेंजेंट थीटा फोर्स अपॉन एम जी, टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर आ जाएगा, नाउ दिस विल बी फोर्स अपॉन किसके बराबर आ जाएगा एम जी के बराबर। किसी बच्चे का कोई डाउट, शाबाश, किसी बच्चे का कोई डाउट, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बताओ शाबाश बच्चे बोलो। सर जब आपने सेकंड फिगर बनाया तो उसमें टेंशन फिर 2t नहीं हो जाएगा? बेटा टेंशन कैसे टूटी हो जाएगा काके, मुझे बताना, क्योंकि मैं एक टाइम पर एक चार्ज को देखता हूँ नितिका, मैं एक टाइम पर एक बॉडी को देखूंगा, मान लीजिए टी डैश है, क्योंकि बच्चे टूटी होने के लिए तो हमें रीजन चाहिए, तो ये टी डैश है काके, तो मेरे पास यहाँ पर टी डैश के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, बता यहाँ पे टी डैश कॉस थीटा किसको संभालेगा बता बच्चे एम जी को, और टी डैश साइन थीटा किसको संभालेगा थीटा डैश। मेरी बात को समझ लिया बेटा, तो कुल मिलाकर कहानी वहीं पर आके रुक जाएगी कि टेंजेंट ऑफ थीटा डैश इज इक्वल टू एफ ई डैश अपॉन एम जी, एफ ई डैश अपॉन एम जी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है लड़की, पक्का? सर एक बार आप क्वेश्चन वाली वो फिगर निकालना प्लीज। अच्छा ये ले,
ये वाली। हाँ सर यहाँ अब पे मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम सीलिंग से थ्रेड का लेंगे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक का, वहां पे तो फिर वो 2T बनेगा ना। कैसे काके, आपको कैसे लग रहा है कि ये टूटी बनेगा? मतलब कि मैंने इस रस्सी को थोड़ा नीचे करके बांध दिया, ये तो ऐसे ही हुआ बच्चे कि किसी चीज को मैं ऊपर रखना चाह रहा था उसके बजाय नीचे रख दिया, इससे टेंशन ओके डबल। सर। टेंशन का डबल होने का बच्चे अलग रीजन होता है। टेंशन ताकि तब डबल हो सकती है जब आप वेट को डबल कर दो, किसी फोर्स को डबल कर दो। लेकिन अगर वो, चल मैं तेरी बात मान गया, चल एक बात मैं तेरी बात मान गया, चल एक सेकंड मान ले कि टेंशन डबल है। अगर काके टेंशन डबल भी हो रही है, कैंसिल तो हो ही रही है ना बच्चे, हाँ जी या ना? सर। सर मतलब कि अगर तू ये बोले कि चल सही है, चल सर कोई बात नहीं, आप मेरी बात मानो, बोलो चल लड़की कोई बात नहीं, तेरी बात भी सही, पर ताकि उसका फायदा क्या? वो भी टेंशन डबल होके होनी तो उसने कैंसिल ही है, हाँ यस ना? सर। तो फर्क क्या पड़ेगा? तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारा दिमाग किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से वहां पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टेंशन डबल ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम उसको टी डैश लेके चल पड़ते हैं। कुल मिलाकर क्वेश्चन समझ में आया बच्चे आपको, हाँ या ना? यस सर। यस चलो, सो हमारे पास बच्चे ये वाली चीज बच्चे अभी तक के लिए थी, इसको पढ़िएगा। कल हम फिर मिलते हैं बच्चे हमारे पास, क्योंकि अभी आपकी केमिस्ट्री क्लास होगी, और फिर बच्चे हम बाकी की चीजें कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आज डीपीपी तैयार होगी तो वो आज आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, अभी थोड़ी देर में मैं कोशिश करूंगा कि आपको डीपीपी मिल जाए। कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताना। चलो अपना थैंक यू ध्यान सर। रखना, बाय बाय, ठीक है, बाय।